दोस्तों, बीएड प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र पेपर देने वाले हैं उनका जो कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो आज हम लोग उस प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर। इसलिए जितने भी प्रश्न उत्तर है हमने लिख के रख लिया है। एक एक करके हम आपको स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाएंगे, उत्तर हम आपको बोल कर बताएंगे। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न आपको जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। पेपर का नाम समकालीन भारत एवं शिक्षा, समकालीन भारत एवं शिक्षा ये पेपर का नाम है। एडमिट कार्ड आ गया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे आपको देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट जब आएगा सारे डिटेल इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पहली बार विजिट किए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो बीएड में एडमिशन ले चुके हैं। समकालीन भारत एवं शिक्षा का पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। वैदिक शिक्षा में ब्रह्मचारी के कर्तव्य। उत्तर इसका लिखिए आप दोस्तों। ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्म महान के ओर चलने वाला। ब्रह्मचारी जीवन का संभव ज्ञापित संस्कार से होता है। ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरुकुल में रहता था और गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मचारी को मनवित मेखल अर्जित तथा दंड धारण करना चाहिए। शिक्षा मांग पर भोजन करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अधिक भोजन ना करे और कई बार भोजन ना करे तथा कम क्रोध मद में लोभ से दूर रहे। ये आपके कंप्लीट हो गए प्रश्न। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा उत्तर लिखिए। नैतिक शिक्षा शिक्षा मूल्यता अध्यात्मक व व्यवहारीकरण थी। छात्र के आचार से होते हुए भी केवल आचार में संबंधित व्याख्या व उपदेश न देकर विशिष्य के दैनिक जीवन में इसका अभ्यास कराया जाता है। ब्रह्मचार्य के ठोकर अनुशासन तीव्र के साथ ही उत्तेजित भोजन वर्जित था। छत्र कम क्रोध श्यालु अहंकार आदि त्याग शांत दंड उपरांत ऋषि सम्मोहित होकर अपने शारीरिक सौंदर्य से स्वार्थ विस्मुख रहता था। उसे जटलधारी या मस्त मूड हुआ रहता था। सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में ही रहकर अपने व्यक्ति का विकास कर रहा था। विद्यालयों को समर्थक से ऊपर उठकर परोपकार की ओर प्रवृत्त किया जाता था। शिक्षक विद्यार्थी को अनेक चतुर्मुखी विकास कर समाज के लिए शरीर तथा समाज का उपकारी सदस्य बनाते थे। ये परोपकारिता संत वृत्तियां के सिद्धांत को बताकर सामाजिक भावनाओं को भरते थे। यदि नागरिक समाज की उत्पत्ति में योग्य नहीं दे पाता तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। लोकतंत्र के मूल्य क्या है? लोकतंत्र का जो मूल्य वो क्या है, लिखिए। इसका उत्तर लिखिए दोस्तों। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के आधारभूत कसौटी इनकी मूल्य व्यवस्था में निहित है। इन मूल्यों के आधार पर किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। कोरी तथा अब्राहम ने लोकतांत्रिक समाज के निम्नलिखित आधारभूत मूल्य का उल्लेख किया है। पहला जो है इसका व्यक्तिगत का समान। दूसरा लिखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो आजाद है व्यक्ति। तीसरा लिखिए विवेक में विश्वास। चौथा लिखिए समानता। पांचवा लिखिए न्याय और विधि का शासन या संविधान।
ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम लोग। प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा, इसका उत्तर लिखिए। प्राचीन भारत में शिक्षा लिखिए दोस्तों। भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुंदरी अति में आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन स्वरूप दैनिक काल में परिलिपि होता है। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का अत्यप होने के कारण इसे ब्राह्मणीय शिक्षा और हिंदू शिक्षा की संज्ञा दी गई। प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भली भांति प्रचलित थे कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वगुण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। F.W. थॉमस ने प्राचीन भारत शिक्षा व्यवस्था की मुक्तता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारत में शिक्षा विदेशी पौधे नहीं है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्रचित समय में अद्भुत हुआ हो या जिसने इतना अतिरिक्त शक्ति प्रभाव डाला हो। शिक्षा का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ वैदिक साहित्य का शिक्षा शब्द का विधा, ज्ञान, बोध और विनय अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्राचीन युग में शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगीय विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने सहायक देती थी। डॉक्टर A.S. अतुल के अनुसार वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की यह मुख्य धारा रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमारा बच्चा प्रदर्शित रहता है। शिक्षा का महत्व लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न शॉर्ट में है दोस्तों सारे प्रश्न, उसके बाद लॉन्ग में हम लोग चलेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता है। इसका एक कारण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, सुंदरता, ज्ञान, चुभ और मनुष्य का तीसरा नेतृत्व माना जाता था। इस युग के भारतीय का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्तित्व के सबसे जनमूल्य और उनकी सब सुविधाओं का विवरण निर्वाह करता है। शिक्षा से प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि रहती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से उत्पन्न कराती है, उसके सुख स्नेह में योगदान देती है, उसे जीवन के स्वार्थ मुख्य को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे भाव सागर को पार करके मोक्ष प्राप्त में सहायक देती है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य। उत्तर लिखिए इसका। समाज द्वारा शिक्षा में और शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ तक पहली बात का संबंध है उसके बारे में किसी प्रकार की मत विविधता नहीं है, पर दूसरे के बारे में है। प्रस्तुत समाजशास्त्र ने सामाजिक परिवर्तन के जितने कारण बताए हैं उनमें शिक्षा को स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को समाज पर निर्भर रहने वाले उसकी अनुसार स्वरूप धारण करने वाली क्रिया माना जाता है। स्पष्ट है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, पर इस युग के बावजूद शिक्षा का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव मुख्य व मानक गौर माना जाता है। इस संदर्भ में उटवे के शब्द उल्लेखनीय है। शिक्षा के समाज परिवर्तन का कारण स्वीकार नहीं किया जाता है। यह तो समाज पर निर्भर रहने वाले एक परिवर्तनशील वस्तु है। निहित स्वरूप में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, पर इसका प्रभाव मुख से होकर ग्रथित हो रहते हैं।
ऑटोवे के अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारण न होकर एक शक्तिशाली समाधान है। समाज के व्यक्तियों द्वारा उसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य से किया गया जाता है। जब उद्देश्य में परिवर्तनशील होता है तो तब शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तनशील हो जाते हैं। पर यह तभी होता है जब पहले उद्देश्य में परिवर्तन कर लिया जाए। यह जानते हुए भी कुछ लोग शिक्षा पर समाज को परिवर्तन करने का उत्तरदायी रखते हैं। उन्हें बुधा या कहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि यदि शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया जाए तो वे एक पीढ़ी के बाद संपूर्ण विश्व को बदल सकते हैं। पर शिक्षा की अपनी सीमाएं हैं। हम समाज के परिवर्तन करने के लिए उसकी सहायक तभी ले सकते हैं जब हम पहले अपने आप को परिवर्तन कर लें। ऐसा करना मानव संभवता को एक नई दिशा में मोड़ा होगा। जो व्यक्तिगत स्वरूप से संभव होता है वो हो सकता है, पर सामूहिक रूप से कदापि नहीं है। एक समाज, एक राष्ट्र के रूप में हमारा स्वयं का उदाहरण हमारे सामने है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा। संपूर्ण तनाव को शिक्षित करने की महान योजना का प्रतिपादन। गांधी जी ने एक ऐसे महान योजना का प्रतिपादन किया जो संपूर्ण मानव को शिक्षित करने पर बल देते हैं। उन्होंने इस योजना का सूत्रपात अपने दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में शिक्षा के प्रयोग के स्वरूप प्राप्त लंबे अनुभव के आधार पर किया। गांधी जी ने टॉलरेंस फोनकस स्टेट, चंपारण, बसामती, गुजरात एवं वर्ध ने नए प्रयोग किए और इन स्थानों पर चरित्र ज्ञान एवं प्रक्रिया के विकास के लिए नए साधन खोजे। इन प्रयोगों के द्वारा इन्होंने हाथ, हृदय एवं मानसिक का प्रतिशत करने की योजना प्रस्तुत ताकि संपूर्ण मानव को शिक्षित किया जा सके। हेडिंग चेंज कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा के रूपरेखा प्रस्तुत करना। गांधी जी ने भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जो गांधी जी को न केवल स्वतंत्र बनाने के लिए पब्लिक संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को पुनरुत्थित करने वाली थी। फिर तीसरा देखिए, हेडिंग चेंज कीजिए। बालक केंद्रित शिक्षा। गांधी जी ने बालक को शिक्षा में प्रयुक्त स्थान दिया, शिक्षा को बल केंद्रित बनाया। रूपों में बालक केंद्रीय शिक्षा का प्रोडक्ट था, परंतु गांधी और स्वरूपों के विचारों में अंतर है। रूसो ने बालक की शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक लाभों पर बल दिया, जबकि गांधी ने इनके साथ मानववैज्ञानिक लाभों को महत्वपूर्ण बताया। हेडिंग चेंज कीजिए। शिल्प केंद्रित शिक्षा। शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण देन बेसिक शिक्षा, अर्थ, मानव हाथ को उचित स्थान प्रदान करना। जे.बी. कुललानी के अनुसार जहाँ तक गांधी जी द्वारा या शिल्प द्वारा शिक्षा देने का संबंध है, वहाँ एक मौलिक विचार है। विचार गांधी जी ने प्राचीन भारत शिक्षा से ग्रहण कर उसे अलिखित ढंग से की है। केवल उत्पादन कार्य के रूप में नहीं पढ़ाना है, बल्कि बालक को बौद्धिक विकास के लिए पढ़ाना है। वे पूर्ण मनुष्य का विकास हस्त कौशल के द्वारा ही करना चाहते हैं। पॉइंट चेंज कीजिए। शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप
प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने हस्तकौशल पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया। उसने प्रोत्साहित पाकर आज ग्रामीण देश भारत में कुटीर उद्योग धंधे की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देकर प्रतिदिन शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि भारत जैसा विकसित देश के लिए आवश्यक है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिक जो परिवर्तन है उसके कारकों का हम लोग को वर्णन करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर लिखिए आप, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जो हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। प्रमुख कारण जो निम्नलिखित है, पहला कारक देखिए, भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारक। हेडिंग है दोस्तों, प्राकृतिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है यह धरती की सदैव एक ही स्थिर में नहीं रहती, इस पर बराबर ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। भूकंप एवं महामारी के फलस्वरूप समाज में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, जिसका सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखिए दोस्तों, जैविक कारक। हेडिंग डालिए दूसरा, जैविक कारक। सामाजिक परिवर्तन अनेक जैविक कारकों से भी हो सकता है। जैविक कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यदि वंश लिखिए दोस्तों, परंपरा के द्वारा जनसंख्या, लिखते रहिए, को अधिक दुर्बल संतान प्राप्त हो रही है, अर्थात यदि किसी समाज में स्वस्थ स्तर नीचा है तो उसका प्रमुख सामाजिक जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। जिस समाज में स्त्री और पुरुष का अनुपात समान नहीं होगा, उस समाज में इसका सामाजिक संबंध पर अवश्य प्रभाव डालता है। पॉइंट चेंज कीजिए और तीसरा पॉइंट लिखिए, जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या के आकार और घनत्व के घटे बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन होने की सावधानी होती है। जन्म दर से घटने और मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या घटती है, जिससे समाज में कार्यशील व्यक्ति की कमी होती है और उपलब्ध समस्त प्रकृति साधन और भूकंप उपयोग को नहीं पाता। इससे देश की आर्थिक दिशा गिरती है, परिवारों का आकार घटता है और इसके फलस्वरूप सामाजिक और पारिवारिक संबंधित में परिवर्तन होता है। पॉइंट चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, चौथा पॉइंट, सांस्कृतिक कारक। मैक्स बेयर, सुरकिन और माइक वेयर आदि विद्वानों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत सांस्कृतिक परिवर्तन से है, क्योंकि मनुष्य के विश्वासों, मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों तथा परंपराओं और सामाजिक के संबंधों एवं समस्याओं में गहन समझ पाई जाती है। डसन और गोटिया तो सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। वास्तविक हमारा सामाजिक जीवन धर्म, परंपराओं, संस्थाओं, विशेष मूल्यों आदि पर निर्भर है और इस कारण इनमें कोई भी परिवर्तन हमारे समाज जीवन में भी परिवर्तन करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दोस्तों, राजनीतिक कारक। मानव समाज का इतिहास अधिकांश राजनीतिक उथल का इतिहास है। समाज में अधिक परिवर्तन राजनीतिक कारक से होते हैं। राजनीतिक स्थिति से जो समाज में नियंत्रण और अस्थायी आते हैं, जबकि अस्थिर सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। हिटलर के अभियान, मायावी क्रांति, बांग्लादेश का जन्म, भारत का विभाजन, अमेरिका का आतंक आक्रमण आदि राजनीतिक घटनाओं ने समाज को गहने
रूप में प्रभावित किया है। स्वतंत्र भारत में प्रचलित व्यवस्था को स्वीकार किया है और इस व्यवस्था ने भारतीयों को जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। प्राचीन भारत में व्यवसायिक शिक्षा, जो प्राचीन भारत में उसमें व्यवसायिक शिक्षा के बारे में पूछा गया दोस्तों। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एक साथ याद करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सारे प्रश्न को जो बार बार रिपीट होते हैं उसको लिख के रखा हुआ है। पहला उत्तर लिखिए, प्राचीन भारत में धर्म का मानव जीवन में विशेष स्थान था। अतः शिक्षा मुख्य धार्मिक और अध्ययन थी, किंतु व्यवसायिक शिक्षा को आवश्यक मानकर उसकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में डॉक्टर R.K. मुर्जी ने लिखा है, व्यवसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ है। प्राचीन भारत में व्यवसायिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार से थे। पहला प्रकार लिखिए इसका, सैनिक शिक्षा। पहला प्रकार है ये इसका, सैनिक शिक्षा। इसमें लिखिए, प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा व्यवसायिक आचार्य द्वारा दी जाती थी। इन आचार्यों को द्रोणाचार्य का नाम आज से प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में दक्षिण सैनिक शिक्षा का विचार केंद्र था। यह शिक्षा विशेष रूप से स्त्रियों और राजकुमारों के लिए थी। सैनिक शिक्षा आरंभ करने से पूर्व शिक्षा के लिए उपन्यास संस्कार आवश्यक था। उसके पश्चात उसे युद्धकाल का ज्ञान प्रदान किया जाता है और उस समय के प्रमुख शस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा लिखिए, चिकित्सक शास्त्र की शिक्षा, यानी प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, जो अपने विषय के विशेष होते थे। इन शिक्षकों में अतुष कुमार का नाम अपनी विस्मय प्रतिभा के लिए आज भी प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा आरंभ करने से पूर्व उपन्यास संस्कार होता था। इस संस्कार के लिए उसी छात्र को योग्य समझा जाता था जो पूर्णतः स्वस्थ होता था। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन की अवधि 8 वर्ष की थी। वाणिज्य शिक्षा, ये तीसरा पॉइंट है, वाणिज्य शिक्षा, जो कॉमर्स बोलते हैं दोस्तों, इसको वाणिज्य को कॉमर्स भी बोलते हैं। यह शिक्षा वैश्यों के लिए थी। वनस्पति और कटिल के अर्थशास्त्र में इस शिक्षा का पूर्ण वर्णन मिलता है। इसमें अनेक विषय सम्मिलित थे, यथा कार्यक्रम, विक्रम के नियम, आर्थिक, एक व्यवसायिक, भूगोल, विभिन्न क्षेत्र की उपजाऊ आवश्यकताएं, उपजाऊ क्षेत्र में मडियों को जाने के मार्ग इत्यादि विषय। बालकों को वाणिज्य की व्यवहारिक शिक्षा अपने पिता से और अपने घर की दुकान पर अनुभव तथा अभ्यास से प्राप्त होती थी। यह शिक्षा कुछ शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य, जो निम्नलिखित उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, क्योंकि धर्म का प्रचार करना तबलीगी मुसलमानों में धार्मिक कार्य माना जाता था। वे इसे पूर्ण स्वभाव मानते थे। अतः मुसलमान शासकों ने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी। दूसरा लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुकूल व्यक्तियों में विशिष्ट नैतिकता का प्रचार करना था। मुस्लिम शासक अपनी विशिष्ट नैतिक एवं संस्कृति के साथ भारत आए थे और उसे भारतीयों ने प्राचीन करना चाहते थे। तीसरा लिखिए, सांस्कृतिक वैभव को प्राप्त करना भी मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लिए मुस्लिम शासकों ने शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नौकरियों का उच्च पद, सम्मान, और
जागीरों प्रदान करने की घोषणा की थी। इससे लाभान्वित होकर मुस्लिम छात्रों के साथ ही बहुत से हिंदू छात्र ने इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। फल स्वरूप हिंदू भी राज्य में उच्च पदों पर आसीन होकर संस्कारित वैभव प्राप्त करने लगे थे। चौथा पॉइंट लिखिए, मुसलमानों ने धार्मिक कटकता एवं समावेश करना मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मकतब और मदरसे अधिकांश मस्जिद के निकटे या उनके एक हिस्से में ही खोले गए थे, ताकि छात्र अन्य व्यक्तियों के साथ साथ नमाज पढ़ सकें और धार्मिक भावना एवं वातावरण से प्रेरित हो सकें। पांचवा पॉइंट देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्वायत्तता स्थापित करना मुस्लिम शासक का अन्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्श की महत्व का व्यापार प्रचार करने का प्रयास किया। ये भी आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्यकालीन शिक्षा के दोष। पहले हम लोग गुण लिखेंगे इसके। मध्यकालीन शिक्षा के गुण बताइए। पहले गुण लिखेंगे, उसके बाद दोष लिखेंगे। इस काल की शिक्षा के निम्नलिखित गुण थे। पहले लिखिए दोस्तों, निम्नलिखित गुण थे। पहला गुण लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा में धर्म की प्रवक्ता होते हुए भी धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय मिलता था। एक ओर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी तो दूसरी ओर भौतिक सुविधाओं के लिए लौकिक शिक्षा प्रदान करने की बल दिया जाता था। दूसरा पॉइंट, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा की व्यवहारिक पर विशेष बल दिया जाता था, ताकि राज्य की सूचित व्यवस्था में लिए कुशल कार्यकर्ता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा निर्बाध क्यों थी? क्योंकि धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना इस्लाम में एक कर्तव्य माना जाता था। चौथा लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा में साहित्य एवं इतिहास की दोष उन्नति हुई थी। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने अनेक विद्वानों, कवियों, साहित्यों एवं इतिहासकारों को संरक्षण देकर साहित्य सृजन एवं इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया था। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी आदि फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, कवि और साहित्यकार हुए थे। इतिहास का कार्यक्रम लेखन भारत के मध्यकाल में ही प्रारंभ हुआ था। पांचवा लिखिए, मध्यकाल में भारत में ललिता कलाओं, हस्ताक्षरों का विकास हुआ। इनमें नृत्य, संगीत, चित्रकला, हाथी दांत का काम, रेशम एवं जारी का काम, आभूषण, मखमल आदि का निर्माण प्रमुख है। ये इनके गुण है। अब दोष बताना है दोस्तों। लिखिए इनके दोष। मध्यकालीन शिक्षा के कुछ दोष भी थे जो निम्नलिखित है। पहला दोष लिखिए, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख दोष शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक था। इसका कारण था कि कुछ मुस्लिम शासक अत्यंत कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो कुछ उदार प्रवृत्ति के थे। इसका प्रभाव उसकी शिक्षा पर भी पड़ा। FE के अनुसार शिक्षा का अस्तित्व और निश्चितता चरित्र व्यापक रूप से निष्ठुर शासन का परिणाम था। दूसरा देखिए, मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य दोष शिक्षा में आध्यात्मिक का प्रभाव था, क्योंकि मध्यकालीन में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मध्यकालीन शिक्षा में जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा हुई, क्योंकि इस काल में केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों की ही शिक्षा उपलब्ध थी। जो फिर नेक्स्ट लिखिए, लोकसभाओं की अपेक्षा करना मध्यकालीन शिक्षा का दोष है, क्योंकि मध्यकालीन शिक्षा का मध्य फारसी थी और राजभाषा भी उस समय फारसी थी। फारसी का ज्ञान रखने वाले को ही राजपद प्राप्त होते थे। इसमें लोकसभाएं उपेक्षित हुई।
मध्यकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गई, क्योंकि मुस्लिम समाज का यह राज्य और से स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नेक्स्ट लिखिए, शिक्षा पद्धति का दुरुपयोग होना भी मध्यकालीन शिक्षा का दोष रहा, क्योंकि छात्रों को रटने पर अधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट लिखिए, कठोर शिक्षा दंड दिया जाता था। इस काल की शिक्षा का एक प्रमुख दोष है। ये भी सारे आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग चलकर देखते हैं। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जनतंत्र के मूल्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो जनतंत्र मूल्य सिद्धांत उसका वर्णन करना है। पहला इसमें लिखिए समानता का सिद्धांत, हेडिंग डालिए समानता का सिद्धांत। जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई पिछड़ा होता है। किसी भी आधार का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं होती है। तब यह भी आशा की जाती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह सभी के लिए एक ही कानून, राजकीय सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की सेवाएं भी एक समान होती है। हेडिंग चेंज कीजिए, दूसरा हेडिंग डालिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्धांत अधिकार है, अतः मनुष्य को विचार करने, अध्ययन करने की स्वतंत्रता हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। यह जनतंत्र का कट्टर विरोध है। सभी व्यक्तियों को अपनी रुचि और इच्छाओं के अनुसार जीवन जीवित करने की स्वतंत्रता है। पॉइंट चेंज कीजिए, समाजवाद का सिद्धांत। जनतंत्र समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। संविधान में आदेश समाजवाद की धारा प्रस्तुत की गई। यह पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान हुए समाजवादी व्यवस्था पर विश्वास रखता है। समाज की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए है। हेडिंग चेंज की दूसरा हेडिंग फिर लिखिए, न्याय का सिद्धांत। जनतंत्र में न्याय के लिए निष्पक्षता एवं समानता की व्यवस्था है। प्रत्येक विचार का निपटारा न्यायालय के माध्यम से पूर्व विश्वसनीय एवं सामान्य तरीके से होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के पक्षित नीति अपनाया जाता है। फिर हेडिंग चेंज कीजिए, दूसरा हेडिंग लिखिए, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। जनतंत्र राज्य धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं, क्योंकि उनको केवल एक ही धर्म को मानने वाले नहीं होते। जनता अनेक धर्म एवं संस्कृतियों को संबंधित होते हैं। संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं स्वीकार किया गया। राष्ट्र के लिए प्रत्येक धर्म एक समान है और कोई भी धर्म ना तो श्रेष्ठ है ना ही किसी से भिन्न है। कुछ निर्देशांक इसके बारे में लिख लीजिए दोस्तों। लिखिए निर्देशांक कुछ। इस खंड में प्रवेश निर्देशांक छोड़ देते दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत नहीं उतना। लिखना चाहे तो लिख दे, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, ऐसा बोलिए आप, रहने दिया जाए, छोड़ देते दोस्तों। फिर नेक्स्ट पर देखिए, तब नेक्स्ट पर देखिए, बौद्धिक कालीन शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धिक कालीन की बात हो रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर लिखिए। बौद्धिक कालीन का है उत्तर लिखिए। बौद्धिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता है, कुछ प्रमुख विशेषता है। प्रवज्जा, वैदिक काल में जिस प्रकार प्रवृत्तियां होने के पूर्व उपन्यास, संस्कार आदि संपन्न होते था, उसी प्रकार वैदिक संघ में प्रविष्टि होने के लिए भी एक प्रणाली प्रचलित थी। इसको पवज्जा कहा जाता था। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ बाहर जाना है तथा इस
प्रथा के अनुसार वह भी शिशु के अपने परिवार से बाहर आकर बौद्धिक संघ में प्रवेश करता था। पवज्जा ग्रहण करने की आवश्यकता 8 वर्ष निर्धारित थी। संघ में प्रवृत्ति होने पर 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। इस अवधि में नवीन शिशु संघ के जीवन के अनुरूप अपने को तैयार करता था। इसके प्राप्त 20 वर्ष की अवधि में वह परंपरा ग्रहण करता है और संपूर्ण सदस्य बनाता था। पवज्जा के उपयुक्त नवीन पशु संवर्धन कहलाते थे। इस शरणार्थी के पश्चात बालक को संघ में प्रवेश प्राप्त होता था और वह श्रवण कहलाते थे। इस संस्कार का संपादन 8 वर्ष की आयु में होता था। माता पिता की अनुमति के बिना बालक का प्रवेश संघ में नहीं होता था। संघ में उन लोगों का प्रवेश निष्कर्ष था जिस किसी छूट के रोग होते थे, अंगहित होते थे। राज्य के कर्मचारी, दसों सैनिक का अभियुक्त के प्रवेश का भी निष्कर्ष था। जाति भेद न होते हुए भी अशिष्ट, चरित्रहीन एवं भ्रष्ट लोगों को संघ में प्रवृत्ति होने की अनुमति नहीं थी। फिर हेडिंग चेंज कीजिए। गुरु की योग्यता और कर्तव्य का प्रावधान देना। इस काल में वह शिक्षा हो सकता है था जो कदम से कदम 10 वर्ष तक स्वयं शिक्षुक रह चुके हैं हो, और साथ ही उसका शुद्ध आचरण, पवित्र विचार, विनम्रता आदि गुणों के विभिन्न होना भी आवश्यक था। मानसिक दक्षता भी शिशु को धर्म व निष्ठा की शिक्षा देने के लिए अनिवार्य थी। बौद्धिक काल में गुरु को उपाध्याय कहा जाता था। उनका कर्तव्य होता था शिष्य को स्नेह शिक्षा प्रदान करना और दैनिक कार्यों के अंतर्गत किसी भी आवश्यक प्रस्तुति की कमी होते हुए उसका प्रबंध करता था। शिशु के शरीर व मानसिक विकास का पूर्ण उत्तरदायी उसी पर था। शिष्य के बीमार पड़ने पर पूर्ण सेवा करता था। शिष्य की दिनचर्या का महत्व। शिष्य के जो दिनचर्या उसका महत्व है। बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में निहित रूप से गुरु की सेवा करना शिक्षा के लिए अनिवार्य था और वास्तव में गुरु सेवा शिक्षा का ही एक अविभाज्य अंग था। गुरु के भिक्षा के लिए वस्त्र व पात्र आदि प्रस्तुत कर वह उसकी इच्छा अनुसार उनके साथ भिक्षा के लिए भी जाते थे। केवल भिक्षा ग्रहण कर लेने पर शिशु को ही पहले लौटाना पड़ता था, क्योंकि वे गुरु के हाथ पैर धोने, वस्त्र परिवर्तन व विशेषता की व्यवस्था करना उनका ही कार्य था। शिष्य को गुरु की शारीरिक सेवा से अतिरिक्त उनके निवास स्थान को भी स्वस्थ रखना पड़ता था। उसकी दिनचर्या गुरु के आदेशों पर अनिवार्य थी। शिष्य का गुरु का अनुशासन मानता था। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध वैदिक शिक्षा की भांति इस काल में गुरु शिक्षा संबंध में वही पवित्रता विद्यमान थी। उन दोनों का संबंध घनिष्ठ, स्नेह व समा थे। दोनों के पवित्र कर्तव्य निर्धारित थे। गुरु अत्यंत संगृहित जीवन जीते करते और उसकी आवश्यकताएं भी सम्मिलित होती थी। बौद्धिक कालीन शिक्षा न्यूनतम वेतन ही पाते थे। प्रवक्ता शिक्षकों को साधारण विद्यार्थियों की अपेक्षा केवल 3 गुना अधिक व्यय करने को मिलता था। बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों के कर्तव्य निर्धारित थे। उसे सिद्ध विधात कहा जाता था। गुरु शिष्य को पुत्र भी भांति रखता, सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ति करता, किसी भी प्रकार का कष्ट न होने देता। शिष्य आचार्य के मानसिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होने पर उनके निवारण की चोट करता था और इसके लिए वह धर्म वर्तवार था तथा
इस प्रकार के अनेक उपयोगों द्वारा गुरु का मान बहलाना कर उसका मानसिक कोष्ठ दूर करने का प्रयास करता। अध्ययन करते समय शिष्य निष्पादित विद्यालय लाभ करता और गुरु। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए दोस्तों, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रण अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकारी तथा निजी दोनों उपकरणों का महत्व दिया गया है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था दृष्टि तथा उद्योग पर आधारित है। अतः शिक्षा को इस प्रकार नियोजन करने की आवश्यकता है कि यह के सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के उद्यमों को तकनीकी विशेष मिल सके। साथ ही कृषि के लिए नवीन उपकरणों का प्रयोग करने में समझ दृष्टिकोण विशेष तैयार हो सके। साथ ही भारत को विकास देश की श्रेणी में पहुंचाने के लिए शिक्षा व्यापीकरण भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक अनुशासन पर भी देना आवश्यक है, जिसे नवीन प्रयोग की विकास किया जा सकते हैं। साथ ही औद्योगिक प्रशासन को तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएं। इन मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पहला लिखिए, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जाए। और तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पत्ति दशा पर पड़ता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि के नए नए मार्ग दुर्लभ होते हैं। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग पर अपने उत्पन्न को बढ़ाते हैं। पॉइंट चेंज कीजिए। शिक्षा श्रमिकों का कार्य कौशलता में वृद्धि पर मानवीय साधनों को बढ़ाता है। शिक्षा प्रकृति साधनों का आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रदान करती है। गांधी जी ने बताया कि सच्ची शिक्षा वह है जो बल की अतीतता बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को अनेक भीतर से बाहर निकाले और उत्तेजित करे। शिक्षा में मनुष्य का शरीर मन और आत्मा का मेल उचित और स्वरूप ढंग से होता है, जिसमें मनुष्य पूर्ण बनता है। पॉइंट चेंज कीजिए। शिक्षा संबंधित विचार। जो शिक्षा संबंधित विचार है वो है, शिक्षा का साधारण अर्थ उन व्यापक लोगों की शिक्षा से होता है जिन्होंने बचपन में कई भी शिक्षा न मिली, आवश्यक कुछ ही शिक्षा मिली और अब वे अशिष्टता साधारण अर्थ है में जैसे हम लोग समझते हैं नहीं लूँगा, बल्कि वह तो अभिभावकों को शिक्षा दे होगी जिसमें वे अभिभावक अपने बच्चों के निर्माण के लिए पर्याप्त उत्तरदायित्व निभान सके। इसका मतलब है कि प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्र के अच्छे नागरिक की शिक्षा है। स्वतंत्र भारत में तभी इसके अंतर्गत ज्ञान स्वस्थ अर्थ संस्कृति और सामाजिक के विकास का प्रोग्राम रखा गया। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा को जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जीवित का साधारण माना। चरित्र धर्म राज्य व्यापक सेवा सभी के विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक मूल साधारण है। गांधी जी ने इसके पाठ्यक्रम को व्यापक बनाया और इसके उद्योग कौशल व्यापक नेतृत्व परिवर्तन शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण सब कुछ रखा है। स्त्री शिक्षा संबंधित विचार। प्रौढ़ शिक्षा के समान ही गांधी जी ने अपने देश की स्त्री का पर भी दुखी थे। गांधी जी ने स्त्री को पुरुष के समान बताया तथा शिक्षा की सभी सुविधाओं को देने को आर्थिक के समान आज की स्त्रियों को भी माना जाते हैं। इसलिए आधुनिक भाषा सहित कला संगीत श्रृंगार वासना उत्तेजित
जीवन में दूर करना चाहते थे। उन्हें वे घर गृहस्थी की शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सफाई, निरीक्षण, राष्ट्र सेवा, वीरता, साहस के कार्यों की शिक्षा देने के पक्ष में मिले थे। शिक्षा का कार्य भी स्त्री करे, जिससे वे समाज की अरित बने। समाज सुधार करने में उन्हें ऐसी देवरियां बनाई दी जाए कि वे संसार को हिला दे। स्पष्ट है कि नवीन समाप्त हुए वातावरण के अनुशेष मातृता ढंग से स्त्री की शिक्षा हो। शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य को दो प्रकार में माना है, तत्कालीन उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। तत्कालीन उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। तत्कालीन उद्देश्य चारित्र्य विकास का उद्देश्य। गांधी लिखिए दोस्तों, गांधी जी ने इस प्रमुख उद्देश्य बताया कि बिना चरित्र के शिक्षा बेकार है। उनके शब्दों में सभी ज्ञान का लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। अन्यथा भी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने भीतर खोजना चाहिए और अपने निजी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के शिक्षा किस काम की और बिना व्यक्तिगत पवित्र के चरित्र का किस काम का होता था। चरित्र निर्माण के लिए छात्रों को अपने साहस, बल, गुण, सहयोग, प्रेम, सेवा सिद्धांत को विकास करना होता है। संस्कृति विकास का उद्देश्य। गांधी जी के विचार से संस्कृति जीवन का आधारभूत है। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा में संस्कृत पक्ष को उसके साहित्य पक्ष में अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। सांस्कृतिक शिक्षा का आधार और विशेष अंग है, जिसे बालिकाओं व बालक को प्राप्त करना चाहते थे। सांस्कृतिक बाह्य, अन्यथा दोनों प्रकार को ही ठीक। बाह्य रूप से रहन सहन के तौर तरीके और आंतरिक रूप से उच्चार एवं दुर्बल निष्ठा आदि के। तो ये भी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कुछ प्रश्न इसमें जो शॉर्ट में थे तो शॉर्ट में पूछे जाते, कुछ लॉन्ग में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीट होते, वही हम आपको करा रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जिन छात्रों का अभी होने वाला पेपर उनको भी शेयर कीजिए, जिन्हें उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीति पर शिक्षा का प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पर शिक्षा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए दोस्तों। जहाँ संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है, वहीं शिक्षा की संस्कृति को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक मूल्य और धर्मनिरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित के लिए शिक्षा की अत्यधिक उपयोगी है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें तथा इन्हें की भावना का विकास हो। बच्चों में लोकतांत्रिक भावना के विकास द्वारा इन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था विश्व की शासन व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें प्रत्येक जन प्रभावी होती है। उपयुक्त के संदर्भ में शिक्षा की महत्व को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला लिखिए दोस्तों, इसका पहला, शिक्षा संस्कृत का परिमार्जन करती है। समय के साथ साथ संस्कृत के अनेक तत्व अनुपयोग वे निरर्थक हो जाते हैं और अपनी उपयोगिता खो देते हैं, जिसे सामाजिक समुदाय में बांधा पड़ता है। अतः शिक्षा द्वारा इनका प्रयोजन करके संस्कृत को निष्ठा किया जाता है। अनुपयोग व निष्ठा तत्व तथा उससे पैदा हुई बुराइयों को निष्कर्ष किया जाता है। दूसरा लिखिए इसका, सांस्कृतिक उदाहरण का विकास करना। संसार में समाज की अपनी अपनी संस्कृति है, जिसे वे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इसमें कभी कभी बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है।
अतः इस कटवारे के से बचने के लिए सांस्कृतिक उदारता की आवश्यकता है। इसमें भी शिक्षा ही सहायक हो सकती है। शिक्षा द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न संस्कृतियों के भिन्न भिन्न विशेषताओं से विपरीत कराया जाता है तथा हर संस्कृति की प्रत्येक उदार भावना पैदा करने में प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत के विकास में सहायक देना। बल के व्यक्तिगत का पूर्ण विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा संस्कृति के उपकरण जैसे भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन आदि का सहारा लेती है। वे इसके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा के मध्य से ही किसी समाज की संस्कृति सुरक्षा रहती है, जीवित रहती है। किसी समाज की संस्कृति युग युग की साधना का परिणाम होती है, इसलिए उस समाज का उसे बहुत लगाव हो जाता है और वह उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा यह कम शिक्षा का औपचारिक, अनौपचारिक व अनौपचारिक साधनों के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा संस्कृति का शासन करती है। शिक्षा विद्यालयों को आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज की युवा पीढ़ी को संस्कृति का शासन करती है। कला, संस्कृत, भाषा, दर्शन, इन सब ज्ञान विद्यालय में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये तत्व संस्कृत के मेंडल है। इस शिक्षा के मध्य से ही नई पीढ़ी में संस्कृत का प्रसार करता है। पॉइंट चेंज कीजिए। शिक्षा संस्कृत का विकास करता है। शिक्षा का कार्य केवल संस्कृत का संरक्षण व हस्तांतरण करना ही नहीं है, वरना उसका विकास करना भी। एक समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते के कारण वह निरंतर विकास की ओर गतिशील रहता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का भी यह कार्य है कि वह संस्कृति में भी छावनी परिवर्तन लाए और उसे विकास की ओर उद्यम करे। शिक्षा के उद्यम करे कार्यों के ही संस्कृति का विकास होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा व संस्कृति में अभिन्न संबंध है तथा शिक्षा सदैव व संपन्न मानव संस्कृति का अभिअंग ही है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। वैदिक कालीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन की बात कर रहा है दोस्तों। उत्तर लिखिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत में शिक्षा से निकाला है, जिसका अर्थ सीखना तथा सिखाना होता है। शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतर एजुकेशन है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन में हुई है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के ई और DUCO शब्द से निकाला है। ई का अर्थ है अंदर से और DUECO का अर्थ है आगे बढ़ना या विकास करना होता है। अतः एजुकेशन का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर से निकालने की ओर निकालता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती आ रहती है। यह प्रक्रिया परिवार, समाज, समुदाय केंद्रों और महाविद्यालयों में चलती रहती है। व्यापारिक अर्थ में शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक जिस वातावरण में रहता है उसके द्वारा संचयी स्थापित कर लेता है। समन्वय करने से उसे जो अनुभव प्राप्त होता है वही सभी उसकी शिक्षा का अंग बन जाते हैं। वह यह अनुभव अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों से, परिवारों से प्राप्त करता है। परिवार के बाहर वह समाज और विद्यालय में भी अनुभव प्राप्त करता लेता है। समन्वय करने से उसे जो अनुभव प्राप्त होता है वह उस शिक्षा का अंग बनाते हैं। वह
अनुभव अपने माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों से, परिवारों से प्राप्त होता है। परिवार के बाहर वह समाज और विद्यालय में भी अनुभव प्राप्त करता है। वह प्रत्येक जीवन व निर्जीव से ही शिक्षा प्राप्त करता है। वह विद्यालय में अनुभव को आधार पर ही अपनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता है। शिक्षा के व्यक्तित्व बालक के व्यक्तित्व को विकास करने के उसके स्वर्गीय विकास में सहायक होती है तथा हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया जो जीवन पर्याप्त चलती है। ये शिक्षा के व्यापक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के निम्नलिखित परिभाषा दिए गए हैं। जो निम्नलिखित किए गए हैं वो स्पष्ट रूप से आपको देखना होगा। J.S. मैकनोजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवित चलती रहती है और जीवन में प्राय प्रत्येक अनुभव से उसके मंडल की वृद्धि होती है। प्रोफेसर डिम्पल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से मृत्यु तक की जीवनी यात्रा के बीच कार्य करते हैं। शिक्षा का अर्थ सामान्य लोग शिक्षा का संक्षिप्त अर्थ ही लगाते हैं। शिक्षा की चर्चा होने पर माता पिता या अन्य नागरिक शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाकर ही बात करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है तो वह बताता है कि उसने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, हाई स्कूल, इंटर, बीए तक आदि। हम इसमें पूछे कि उसने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है तो वह विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के नाम बताएंगे। इससे स्पष्ट है कि सूचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लिया जाता है। J.S. मैकनेजी के अनुसार शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतावनीपूर्वक किए गए विकास प्रयास से हो सकता है। शिक्षा का विश्लेषण अर्थ क्या है, विश्लेषण के बारे में जानेंगे। विश्लेषण भी बहुत पूछता है दोस्तों। शिक्षा एक अजीब चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में उचित दिशा में परिवर्तन आते हैं। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके एक ध्रुव पर बालक और दूसरे ध्रुव पर शिक्षक रहता है। इसमें दोनों बराबर भाग लेते हैं। शिक्षा एक त्रिभुज प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को एक विशेष प्रक्रिया कहा है। वे शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त समाज को शिक्षा का एक मुख्य तत्व मानते हैं। उनके बनाया जाता है कि उसमें समाज एक उपयोगी अंग बनाया जाता है। वह समाज के पुनर्निर्माण में सहयोग करता है। टीवी ने शिक्षा के सामाजिक अंग को सबसे अधिक महत्व दिया है। डीवी के अनुसार समशिक्षा प्रजाति है दोस्तों की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के प्रक्रिया से होने से ही उत्पत्ति हुई है। शिक्षक एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षा में केवल बालक का व्यक्तिगत विकास ही नहीं होता बल्कि शिक्षा बालक का सामाजिक विकास ही करता है। बालक एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहना होता है। शिक्षा बालक में नागरिक गुणों का विकास करके उसे समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। डीवी के अनुसार सामाजिक वातावरण में उसे समाज किसी भी सदस्य की समाप्त क्रिया आ जाती है। इसका प्रभाव उतनी भी मात्रा में वास्तविक रूप से प्रदर्शित होते हैं
जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी प्रक्रिया में भाग लेता है, शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त करता है उसका विकास भी करता है। विकास बालक के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को स्थिर न कहकर गतिशील कहा जाता है। शिक्षा केवल जीवन की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है। यदि शिक्षा गतिशील न होती तो मनुष्य और समाज विकसित न हो पाते। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य और समाज का जीवन गतिशील बनाया पाया है। शिक्षा का विकास की प्रक्रिया बालक कुछ जन्म शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। यह शक्तियाँ अंतरित होती है। इन शक्तियों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही होती है। इन शक्तियों का विकास का प्राय वातावरण में करता है। बालक जिस प्रकार की परिस्थिति में वातावरण में रहता है उस प्रकार की शक्तियों का वातावरण होता है। इन शक्तियों का उचित विकास होने पर व्यक्तियों बौद्धिक भावनाओं का उच्च इच्छत शक्ति वातावरण में सहयोग होते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य लिखेंगे हम लोग। लिखिए उद्देश्य। डॉक्टर S.A. अतोलकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखा है, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावनाओं का विकास, चरित्र निर्णय, व्यक्ति का विकास, नागरिक तथा समाज कर्तव्य पालन की शिक्षा, सामाजिक कौशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को जाते हैं। ज्ञान और अनुभव पर बल। प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मानदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अन्य प्रमाण पत्र यदि उद्यापित पत्र नहीं थे, इनके साथ पर उनकी योग्यता का मानदंड था। उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान इसका प्रमाण के विरुद्ध में शास्त्र करते थे। चरित्र का निर्माण। प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्तियों के चरित्र को उसके पंडित से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मानुप्रीत ने लिखा कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञान पर चरित्रविहीन विद्वानों से ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वातावरण सदाचार के प्रसन्न महापुरुषों ने उदाहरणों के महान विधियों के उद्देश्यों आदि के छात्रों के चरित्र का निर्माण किया था। डॉक्टर वेद मित्र का कथन है, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे।